डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के हमारे 700 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज एमपीजी के में बात करेंगे पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 451 451 से लेकर 500 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस वीडियो के अंदर हमने कलेक्शन किया है, तो बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखें। साथ में हमने कोशिश की है कि जो वीडियो रहे 100% एररलेस रहे, यानी एक्यूरेसी 100% इसमें रहे, ताकि आपको सही फैक्ट मिल सके। साथ में एक फैक्ट के साथ कम से कम एक दो जानकारी, दो तीन जानकारी जो उस फैक्ट से रिलेटेड है वो भी बताने का प्रयास किया है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अधिक से अधिक क्लियर हो सके। तो जो 700 एमसीक्यूज़ होंगे, इनके अंदर लगभग आपको 1500 से लेकर 2000 फैक्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी सीरीज़ को आप देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। तो एमपीपीएससी 2017 के लिए हमारे द्वारा पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इसके अंदर कुल 10 टेस्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। प्रति संडे, जो हर संडे को इसमें टेस्ट दिए रहते हैं। 4399 रुपीज़ में पूरी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं और 49 रुपीज़ में एक टेस्ट आप लेके दे सकते हैं। dkmpsc.com जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। लिंक मैं जो टेस्ट सीरीज़ की लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो लिंक पे क्लिक करके सीधे भी जा सकते हैं। साथ में आप जो है एक फ्री डेमो टेस्ट इसके अंदर रखा है हमारे द्वारा, तो इस फ्री डेमो टेस्ट को तो आप ज़रूर देंगे। फ्री डेमो टेस्ट और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो इसके लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये जो डेमो टेस्ट है आप दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 451, रंगों की बोली किसकी रचना है? तो रंगों की बोली एक फेमस रचना है और ये रंगों की बोली रचना है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। जिंदगी किसकी रचना है? तो जिंदगी भी एक और फेमस रचना है और ये जो रचना है मुल्ला रमू जी की रचना है। देखिए मुल्ला रमू जी की जो रचनाएं हैं उनके नाम बहुत ही शानदार टाइप के हैं, जैसे जिंदगी, शादी और मुसाफिर खाना। इस तरह आपके काफ़ी अच्छे नाम इनने सिलेक्शन किए हैं मुल्ला रमू जी ने। तो इनकी जो रचना है जिंदगी इन्हीं की है। मान किस नदी की सहायक नदी है? तो मान जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मान, दूधी, वरना, हाथनी, ऊँटी, ये इस टाइप की जो सहायक नदियां हैं, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। साल बीज, जो साल होता है वृक्ष, उसके बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जो साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये किया गया था 1975 के अंदर। देखिए वनों का राष्ट्रीयकरण किया 1970 में, बांस का राष्ट्रीयकरण किया 1973 में और साल बीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1975 के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जान लें। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद जिले के अंदर स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का एस्टेबास्ट जो है उत्पादक जिला कौन सा है? कहाँ पर एवेस्टॉस की उत्पादन किया जाता है? तो देखिए उत्पादन तो काफ़ी जगह में किया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक जो जहाँ उत्पादन किया जाता है वो झाबुआ के बाद अलीराजपुर, वहाँ की छिंदवाड़ा के वगैरह में कम मात्रा में होता है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें झाबुआ प्रथम है। तो झाबुआ इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? रक्षा गाड़ी कारखाना जो मिलिट्री वगैरह के लिए गाड़ी बनती हैं, वो जो कारखाना है वो है जबलपुर के अंदर, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है।
होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, और उज्जैन में सबसे बड़ा कारखाना है, सोयाबीन संयंत्र है। मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो मध्य प्रदेश से होकर कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर मध्य प्रदेश से जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से जाता है वो NH3 है, जबकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH7 है। लेकिन NH7 मध्य प्रदेश में से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश में से NH3 जो सबसे ज़्यादा लंबा है। बात करें अगले प्रश्न की, तो जबलपुर हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जबलपुर जो हवाई अड्डे उसका नाम है डुमना हवाई अड्डा। देखिए देवी अहिल्या जो होलकर हवाई अड्डा ये इंदौर के अंदर है, और राजा भोज हवाई अड्डा जो है भोपाल में है। तो जो डुमना हवाई अड्डा है वो है जबलपुर के अंदर। बलराम ताल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बलराम ताल योजना जो है वर्षा जल के कृषि हेतु संचयन से संबंधित है। ये मछली पालन के हेतु जल से संचयन का कोई भी मतलब इसका नहीं है, ये रॉन्ग है। सही है वर्षा जल का कृषि संचयन, यहाँ दोनों को आप नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 461, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है 7,26,26,809। तो ये जनसंख्या आपको, ये आंकड़ा जो है आपको याद रखना होगा। नोरता या नवरत किस अंचल की लोक चित्रकला है? लोक चित्रकलाओं से लगातार 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1-2 जो है क्षेत्रों से तो बिल्कुल बनता ही है, ये चाहे लोक चित्रकला से, चाहे लोकगीत से, चाहे लोक नाट्य से, तो इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो बहुत ध्यान से इनकी आप तैयारी, और अच्छे से इनकी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो बुंदेलखंड और निमाड़ दोनों जगह की ये जो नोरता है ये लोक चित्रकला है। A और B दोनों, इसका सही आंसर जो होगा A और B दोनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कलगी तुर्रा किस अंचल से संबंधित है? कलगी तुर्रा ये लोकगीत है कलगी तुर्रा, और कलगी तुर्रा संबंधित जो है निमाड़ से संबंधित। निमाड़ के अंदर खंडवा, खरगोन और बड़वानी ये शामिल होता है। पगडंडियों का जमाना ये किसकी रचना है? तो पगडंडियों का जमाना ये जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। विंध्य हिमालय किसकी रचना है? विंध्य हिमालय रचना है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना। काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध बहुत ही एक छोटी सी नदी है, और इससे संबंधित प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है परीक्षा में। काली सिंध या जो जिस नदी की ये सहायक नदी है ये है चंबल नदी की सहायक नदी। तो चंबल के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंबल जो नदी निकलती है वो महू जाना पावा के पास से निकलती है, और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी नदियों में इसकी गिनती होती है। 3 प्रमुख बांध इस पर गांधी सागर, जवाहर सागर और चित्तौड़ जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर महाराणा प्रताप सागर, ये 3 बांध इसके अंदर बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है भारत की वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, या माफ़ कीजिएगा वन प्रबंधन संस्थान जो भारत का वो है भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल के अंदर स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल जहाँ पैसा छापने के लिए जो कागज़ बनाया जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद जिले के अंदर है। जबकि देवास के अंदर बैंक प्रेस नोट है, मतलब वहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्लैगशिप ये योजना है मध्य प्रदेश शासन की, और बहुत महत्वाकांक्षी और काफ़ी शानदार ये योजना है। बहुत सारे राज्यों ने फिर अलग अलग नामों से इसी योजना को फॉलो किया। तो इस जो योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 7 जनवरी 2006, और इसमें 6 जनवरी 2006 के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है उन लड़कियों की यदि उनके माता पिता की वो एकमात्र या 2 संतानें हैं, अधिकतम 2 संतानों के लिए लागू है, तो उनको इसके तहत 1 लाख रुपए तक की राशि जो होती है 18 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रचना है, माफ़ कीजिएगा ये योजना है, और इसके अंदर उन लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। ये जाति बंधन इसके अंदर नहीं है, न अमीर गरीब का है, सिर्फ इसके अंदर आयकर दाता परिवार नहीं होना चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 470 की, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये जो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के अंदर है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व।
बात करें अगला तो सांझा फूली किस अंचल की लोक चित्रकला है। सांझा फूली बहुत ही शानदार लोक चित्रकला है। जो लड़कियां होती हैं वो सांझा फूली में क्या करती हैं, शाम के समय दीवार के ऊपर कुछ चित्र वगैरह बनाती हैं और फिर उनका पूजन वगैरह करती हैं। तो ये जो लोक चित्रकला है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाता है, खासकर गाँव के अंदर ये किया जाता है। अब धीरे धीरे ये जो लोक चित्रकलाएँ हैं ये विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन 10-5 साल पहले तो ये काफ़ी फेमस हुआ करती थी। बात करें गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। गीत फरोश। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो देखिए दर्दी जलप्रपात जो बना है ये नर्मदा नदी पर बना है। और जो फेमस जलप्रपातों की बात करें तो कपिलधारा, दुग्धधारा, शस्त्रधारा ये जलप्रपात इसके अंदर है। मानधाता के पास इतना जलप्रपात है। तो दर्दी जो जलप्रपात है वो नर्मदा के ऊपर है। नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन यानी कि जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर 89.9% जो जलग्रहण क्षेत्र पड़ता है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। लगभग 6.6% 6.5% जो क्षेत्र पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। 2-2.5% क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। और लंबाई की बात करें तो कुल नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, उसमें से 1077 किलोमीटर जो पड़ती है वो मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड की स्थापना की जा रही है और इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और मोगली लैंड यहीं विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जो इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। इंटरनेट के अभी तक जो ट्रेडिशनल केबल जो तांबे के तार की यूज़ की जाती है उसके स्थान पर इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है और काफ़ी तेज़ गति से इसे इंटरनेट का संचरण या नेट की गति से प्राप्त होती है। तो इसका जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर इसका कारखाना है। कंघी शिल्प की खोज का श्रेय किस जनजाति को है। तो कंघी जो शिल्प है, जो शिल्प की बात की जाए, सिर्फ कंघी की बात की जाए, जो कंघा आज हम करते हैं जो बालों को बनाने के लिए, बालों को संवारने के लिए कंघा के यूज़ किया जाता है, तो उसका श्रेय दिया जाता है बंजारा जनजाति को। बंजारा जनजाति का आविष्कार से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 478, एक साहित्यिक डायरी किसकी रचना है। बहुत ही फेमस ये रचना है, एक साहित्यिक डायरी, और ये जो रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। रचनाओं से आप इसमें हमने हर एक का हमारे वीडियो के अंदर 2, 3, 4, 5 तक रचनाएँ शामिल की, तो बहुत ही ध्यान से को देखिएगा और कंफ्यूज ना हो इसलिए 2 से 3 बार एक वीडियो को कम से कम देखें। इसके अंदर 700 MCQs हम आपके कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 700 जो MCQs होंगे लगभग 14 वीडियो इसके तहत बनाए जाएंगे और एक वीडियो जो बना है हमारा 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बना है। तो आप एक अगर पूरे उसको देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप MP की तैयारी तो बहुत शानदार कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार इन वीडियोस को आप देख लीजिए, आपके लिए MP के लिए पर्याप्त होगा ये। अगला प्रश्न है पचमढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए पचमढ़ी जो है और उसकी बात करें तो पचमढ़ी जो बसा हुआ है ये तवा नदी के तट पर बसा है। तब ये होशंगाबाद ज़िले के अंदर और यहीं से तवा नदी निकलती है। कानर किस नदी की सहायक नदी है। तो कानर जो है नर्मदा की सहायक नदी है। देखिए नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं और काफ़ी सारी इतनी बड़ी संख्या में सहायक नदियां होने के कारण बहुत सारी इसकी सहायक नदियां पूछी भी जाती हैं। तो कानर जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। सबसे अधिक आरक्षित वन किस जिले के अंदर पाया जाता है। देखिए यहाँ सबसे अधिक आरक्षित वन की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वनों की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे अधिक जो आरक्षित वन पाया जाता है वो उज्जैन के अंदर पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा वन जो पाया जाता है वो बालाघाट में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन की बात की जा रही है तो ये उज्जैन के अंदर है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है। देखिए ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी बनने की प्रोसेस में है, बना नहीं है, बनने की प्रोसेस में है, उस पर ऊपर अभी राज्य सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। तो ये जो इस पर काम चल रहा है और ये खंडवा जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1972 के अंदर और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बरायन, दंगेहर,
अग्रोहन ये किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो ये जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों की लोक चित्रकला है, तो ए बी और दोनों आ जाएगा। तो तारीख किसकी रचना है? बहुत ही फेमस ये रचना है, और ये जो रचना है मुल्ला रमूजी की रचना है तारीख। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत ये जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो वीर रस की कवित्री रही हैं, और उनके द्वारा जो रचनाएं दी गई हैं जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, रानी की झांसी की रानी, और इस तरह से काफ़ी शानदार इनकी रचनाएं। उसके अलावा बच्चों से संबंधित इनकी रचनाएं काफ़ी हैं, बचपन है और बिखरे मोती, इस टाइप की इनकी काफ़ी रचनाएं फेमस हैं और पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 487, बालाघाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बालाघाट जो है वो वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है, तवा नदी के तट पर नहीं है। खान नदी के तट पर इंदौर है, छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है, तवा नदी के तट पर पचमढ़ी है। तो जो बालाघाट है वो वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये जो प्रारंभ की गई थी 2011-12 के अंदर। इसके तहत क्या किया जाता है, जिन गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, जो 12मासी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, उन ग्रामों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 489, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 6%, यानी 6% इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन 490, मध्य प्रदेश में प्रथम रेलवे मार्ग कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रथम रेलवे मार्ग बनाया गया था 1867 में बनाया गया था, 1867 में। अगले प्रश्न की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहां की जो साक्षरता है वो सबसे कम है? तो ये जो जिला है ये है अलीराजपुर जिले की साक्षरता सबसे कम है। गोवर्धन किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो ये गोवर्धन जो है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला है। दीपावली के 1 दिन बाद ही जो गोवर्धन पूजा की जाती है, दीपावली के 2 दिन बाद जो पूजा की जाती है वो भाई दूज, और उससे 1 दिन पहले पूजा की जाती है गोवर्धन की। तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर की जाती है। 493 विश्वास बढ़ता ही गया किसकी ये रचना है? और ये जो रचना है ये है शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है विश्वास बढ़ता ही गया। बात करें 494 फिर किसी बहाने किसकी रचना है? तो ये फिर किसी बहाने जो रचना है ये है शरद जोशी जी की रचना। बहुत शानदार व्यंग्यकार ये रहे हैं शरद जोशी जी, और इनकी रचना है फिर किसी बहाने। अगला प्रश्न है 495 पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ? तो मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय जबलपुर के अंदर है, और ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मैग्नीज उत्पादन किया जाता है उसका सबसे बड़े स्रोत की बात करें तो बालाघाट जिले के अंदर ये सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद छिंदवाड़ा में भी कुछ पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है बालाघाट में। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो रेलवे स्प्रिंग बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बुधनी, और बुधनी है सीहोर जिले की एक तहसील। देखिए रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना है बुधनी में। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो निशातपुरा भोपाल के अंदर है, और वैगन रिपेयर जो फैक्ट्री है वो सतना के अंदर है। जो 3 रेलवे से संबंधित संस्थान है। बात करें 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी उनके बीच में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? इस दशक की वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये सही आंसर है 20.30 या 20.3%। अगले लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करें तो सभा के खेल किसकी ये रचना है? सभा के खेल जो रचना है ये जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और धसान नदी का उद्गम स्थल क्या है? धसान नदी का जो उद्गम स्थल है वो सागर मध्य प्रदेश है, सागर से धसान नदी निकलती है। तो ये हमारे आज के जो वीडियो थे यही जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होंगे, क्वेश्चन यहीं समाप्त होगा। आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ना केवल पसंद आए होंगे बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी भी हुए होंगे। तो यदि आपको ये पसंद आए, आपके लिए उपयोगी लगे हैं तो आप इसे लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल
बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। साथ में और मैं यहाँ पर 4 वीडियो और डाल दे रहा हूँ, तो इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे जो वीडियो हैं उनको बहुत आसानी से एक ही जगह, और नए जो वीडियो हैं उनको सबसे पहले देख पाएंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।